हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप एग्री जोन फॉर एग्री कोर्स प्लेटफॉर्म पर आप पहुंच चुके हैं, जहां पर आपका स्वागत है। मैं मदन स्वामी। आज अपने बात करेंगे मृदाओं के प्रबंधन के बारे में। मृदाएं क्या होती है, किस प्रकार से इनका प्रबंधन है वो किया जाता है, समस्याएं आ जाती है तो हमने अम्लीय मृदाएं हैं उनके बारे में पढ़ लिया था, और दूसरी कौन सी समस्याएं होती है उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मर्दाओं के भी कुछ संस्कार होते हैं, जैसे आदमी के संस्कार होते हैं वैसे ही मर्दाओं का भी संस्कार अपने को रखने चाहिए। ठीक है, तो मर्दा संस्कार से अपने बात कर कर सकते हैं। जैसे कि राजस्थानी में कहावत प्रसिद्ध है, कच्चो खेत जोते न कोई, नहीं तो बीज अंकुर ना होई। अगर कच्चा खेत, यहाँ पर मतलब है कि कच्चा खेत यानी उसको जोता नहीं गया है, उसके अंदर खाद नहीं डाला है, तो कच्चा खेत है वो कोई नहीं जोतता है। अगर जोतता है तो बीज है वो अंकुरित नहीं हो पाता है। सिंपल सी बात है, कच्चा खेत जोतता न कोई, नहीं तो बीज अंकुर ना होई। तो इसीलिए अपने मृदाओं का प्रबंधन है, उनका समय समय पर उनके अंदर खाद उर्वरक डालते रहना चाहिए, और उनका ध्यान है वो रखना चाहिए। क्योंकि सबसे उत्तम जो व्यवसाय होता है वो खेती होती है। सबसे उत्तम व्यवसाय खेती होती है। उसके बाद में बीजू जो व्यवसाय होता है, दूसरा जो व्यवसाय होता है वो होता है बढ़िया व्यापारी व्यवसाय। और तीसरा अगर अपने बात करें तो अधम चाकरी यानी नौकरी होती है, वो एक अधर्म होता है। नौकरी चाकरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे नौकरी प्राइवेट की बात करूँ, सरकारी तो बनड़ो तो सरकारी होना चाहिए। तो अपने बात करते हैं लवणीय व क्षारीय मृदाओं की। सर जी, बनड़ो एक लो ही नहीं, बनड़ी भी होनी चाहिए। आज के टाइम की स्पेशल मांग है। ठीक है, सरकारी नौकरी एक ऐसा हथियार है जिसको फेंक कर मारने से दूर दूर से रिश्ते आने लगते हैं, और उसी के लिए आपको हमेशा ट्राई करनी चाहिए। लवणीय व क्षारीय मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे। सर, नौकरी लगना सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है क्या? हाँ भाई, आजकल तो लगता है ऐसा एक ही लक्ष्य होता है। तो देखिए, लवणीय व क्षारीय मृदा में अपने बात करेंगे। लवणीय मृदाओं को कहते हैं सेलाइन सोइल, और जो क्षारीय मृदाएं होती है उनको बोलते हैं एल्केलाइन सोइल। एल्केलाइन सोइल। सबसे पहले अपने बात करेंगे ये होती किसके कारण है। तो सबसे पहले अपने यहाँ पर बात कर लेते हैं लवणीय मृदाओं की। लवणीय मृदाएं क्या होती है? लवणीय जो मृदाएं होती है वह शुष्क क्षेत्रों के अंदर पनपती है। कौन से क्षेत्रों में? शुष्क क्षेत्रों के अंदर पनपती है। और इन मृदाओं में क्या हो जाता है? इन मृदाओं में लवण इकट्ठे हो जाते हैं, लवण एकत्रित हो जाते हैं। और लवण होते हैं वो किसके एकत्रित होते हैं? लवण होते हैं वो सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, क्लोराइड और जो Cl- के रूप में, तथा सल्फेट के लवण हैं वो बना लेते हैं। ठीक है, सल्फेट के लवण हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। इसी कारण लवणीय मृदाओं का निर्माण होता है। और इनका जो रंग होता है वो कैसा होता है बेटा? सफ़ेद रंग होता है। क्या होता है? सफ़ेद रंग होता है। इसीलिए एक वैज्ञानिक थे, बाबा थे, जिनका नाम था हिलगार्ड। इन्होंने इसको क्या बोला था? इसको बोला था सफ़ेद उसर नाम दिया था। कौन सा नाम दिया था? सफ़ेद उसर इसको बोला था। उसके बाद में एक वैज्ञानिक, एक बाबा, एक और बाबा आए, और इन बाबाओं ने क्या उपदेश दिया कि भाई, गैद्रोइज नाम के बाबा थे कि ये मर्दाएं होती है, इनको सफ़ेद रंग होता है, तो इसे सोलन चाक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? सोलन चाक। गैद्रोइज ने जो लवणीय मृदाएं होती है उनको क्या नाम दिया था? सोलन चाक के नाम से इनको पुकारा था। ठीक है, उसके बाद में अगर अपने देखें तो लवणीय मृदाओं में सबसे ज़्यादा ये अगर देखा जाए तो देखिए, इनको थूर बोला जाता है पंजाब के अंदर। क्या बोला जाता है? पंजाब के अंदर थूर बोलते हैं। लवणीय मृदाओं को थूर बोला जाता है। राजस्थान में इनको लूणी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
लूणी नदी जो है वो भी खारी जल उसमें पाया जाता है। लूणी भी राजस्थान के अंदर इसको कहते हैं, और गुजरात के अंदर इसको रे के नाम से जाना जाता है। गुजरात में इनको किस नाम से जाना जाता है? रेह के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। सिंपल सी बातें हैं, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। थूर कहाँ बोलते हैं? पंजाब के अंदर लवणीय मृदाओं को, और लूणी होती है वो राजस्थान के अंदर, और रेह होती है वो गुजरात के अंदर, ठीक है। इनको पुकारा जाता है अन्य उपनामों से। अब जो लवणीय मृदाएं होती है उनमें हमें आपको याद रखना है, क्या याद रखना है हमें, कि विनिमयशील लवण इकट्ठे हो जाते हैं, और किसके? सोडियम के, पोटेशियम के, मैग्नीशियम के, बहुत सारे लवण हैं, क्लोराइड और सल्फेट आयनों के लवण इकट्ठे हो जाते हैं, और इनका पीएच है वो क्या हो जाता है? राइज हो जाता है। पीएच वगैरह की बातें अपने आगे करेंगे, एक बार होल्ड रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले शुष्क क्षेत्रों के अंदर बनती है जहां पर पानी की कमी हो। कैसे बनती है? देखिए, अगर अपने बात करें, ये सूर्य देवता है, ठीक है, ये सूर्य महाराज है। अब ये क्या करते हैं? ये अपना प्रभाव पृथ्वी पर दिखाते हैं, ये रोशनी छोड़ते, प्रकाश छोड़ते, पूरा सूर्य महाराज तप रहे हैं, ठीक है। तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ेगा तो पानी की ऑटोमेटिक कमी होगी, और जो निर्जीव भागों से पानी उड़ेगा उसे क्या नाम देते हैं अपने? वाष्पीकरण कहते हैं। अब ये पानी है वो भाप बनकर उड़ जाएगा। पानी होता है वो, देखिए, मिट्टी का तापमान बढ़ने पर मिट्टी में पानी केशिका के अंदर भरा हुआ रहता है। केशिकाएं जो छोटी छोटी केस के समान नलियां होती है, संसंजन और आसंजन बल के कारण, आसंजन बल ज्यादा होता है इनके अंदर, और इनके कारण पानी ऊपर चढ़ता है। पानी ऊपर चढ़ता है तो ऊपर जाके वो अपने साथ लवणों को भी लेकर जाता है, और मिट्टी में यहाँ पर लवण है वो बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस कारण शुष्क क्षेत्रों में लवणीय मृदाओं का निर्माण होता है और उन पर लवण एकत्रित हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सफेद ऊसर के नाम से भी जानते हैं, और सोलन चाक के नाम से भी जानते हैं। लवणीय मिट्टियां होती है जिनको पंजाब के अंदर थूर कहते हैं, राजस्थान के अंदर लूणी कहते हैं, और गुजरात के अंदर रेह का नाम दे दिया जाता है। अब अपने बात करें तो जो लवणीय मृदाएं होती है उनके अंदर भौतिक दशा होती है। मृदा की भौतिक दशा किस नाम से जानी जाती है? मृदा की भौतिक दशा टिल्थ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टिल्थ के नाम से जानते हैं। ये भौतिक दशा होती है वो इतनी खराब नहीं होती, फिजिकल कंडीशन उतनी खराब नहीं होती, और इसके अंदर अपनी खेती है वो कर सकते हैं। खेती इसके अंदर अपने कर सकते हैं, थोड़े बहुत मेजर्स अपने अपना कर खेती कर सकते हैं। उसके बाद में ये मृदाएं बनती क्यों हैं, इसके कारण क्या है, क्या कारण है इन मृदाओं का निर्माण हो जाता है? तो देखिए बेटा, कारण की अगर अपने बात करें, रीजन की, तो सबसे पहला रीजन इसमें क्या होता है? वर्षा की कमी या शुष्क जलवायु होना। क्या होता है? शुष्क जलवायु होना, ठीक है। दूसरा, हमने क्या किए हैं? क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग किया है। क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग किया है तो भी ये मृदाओं का निर्माण हो जाता है। क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करने पर भी इन मृदाओं का निर्माण हो जाता है, क्योंकि पीएच उसमें ज़्यादा होता है, सोडियम भी ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, इनका प्रयोग करते हैं तो इन मृदाओं का निर्माण है वो हो सकता है। उसके बाद में अगर अपने नेक्स्ट बात करें, हमने क्या किया? हमने लवणीय जल से सिंचाई कर दी। उसके बाद में हमने लवणीय जल से सिंचाई कर दी। अब इसके अंदर ऑलरेडी मात्रा में लवण है तो लवणीय मृदाओं का निर्माण हो जाएगा, लवणीय जल से सिंचाई कर दी। उसके बाद में देखें तो देखिए बेटा, अपने जो जमीन है उसमें एक हार्ड पेन या अपने कह सकते हैं सब सोयल में क्या पाई जाती है? कठोर परत पाई जाती है। अब सब सोयल यानी अधो मृदा में कठोर परत पाई जाती है तो पानी है वो नीचे नहीं जा पाता, पानी अपने साथ नीचे लवणों को नहीं लेकर जा सकता, तो लवणों का निर्माण ऊपर ही हो जाता है, ऊपर ही लवण रह जाते हैं, इसीलिए मिट्टी है वो लवणीय बन जाती है, ठीक है। लवणीय जल से सिंचाई, सब सोयल के अंदर कठोर परत का पाया जाना भी इसका एक कारण होता है। उसके बाद में अपने देखें तो एक होता है जल स्तर होता है, एक और एक होता है वाटर टेबल। तो जब वाटर टेबल होता है
कई बार इनको एक ही नाम दे दिया जाता है, कई बार ये दोनों अलग अलग होते हैं, वाटर टेबल या वाटर लेवल। दोनों वैसे देखा जाए तो अलग अलग चीजें होती है। देखिए, लवणीय भूमियों का निर्माण वाटर टेबल ऊपर आने के कारण होता है, ठीक है। और कई बुक्स में वाटर लेवल भी आपको मिलता है, प्रमुख कारण होता है वो वाटर टेबल होता है। दोनों चीजें क्या होती है, देखिए आपने नाम सुना होगा एक्वाफेर का। एक्वाफेर जो अपने उथले कुएं होते हैं, जो क्या होते हैं, दो किसी भी रॉक्स होती है, ठीक है, उन रॉक्स के बीच में पाया जाने वाला कुआं, यानी ये चट्टान होती है और इस चट्टान के बीच में पानी है वो भर जाता है, जिसे जलाशय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये ग्राउंड वाटर होता है, भूमिगत जल होता है। अब हमारी ये भूमि थी और नीचे ये चट्टानें थी जिसके अंदर जल है वो भरा हुआ है और यहाँ तक जल भरा हुआ है। अब अपने इसको यहां तक कहेंगे जहां से अपने जल देख रहे हैं, इस ये हमने कुआं खोद लिया, ठीक है, हमने कुआं खोद लिया और हमने ऊपर से इसको देखा, इसको देखा तो जहां से जल अपने को दिख रहा है वो क्या कहलाएगा, वाटर लेवल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वाटर लेवल। अब इस जल का जो तल है, इस जल का जो तल है और वाटर लेवल तक की जो अपनी सीमा होती है उसे बोलते हैं वाटर टेबल। क्या बोलते हैं, वाटर टेबल। अब अपने दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर मर्दा, देखिए ये मान लीजिए नहर है, ये नहर है। अब इस नहर में ये पानी जा रहा है, मान लीजिए आप, ये पानी जा रहा है इस प्रकार से, तो आपको जब दिखाई दे रहा है वो तो क्या है, वाटर लेवल है, वाटर लेवल है। अब वाटर लेवल, मान लीजिए ये पानी इधर से जा रहा है, पानी है वो इधर से जा रहा है, सिंपल सी बात है, रोड इन है यानी ढलान है वो इस तरफ है। अब क्या होगा, ये पानी इधर की तरफ जा रहा है तो इसका वाटर लेवल तो जो आपने पढ़ा है कि सर हमें जो दिखाई दे रहा है वही वाटर लेवल है, और आप कह सकते हैं कि वही वाटर लेवल है, परंतु वाटर टेबल इसका क्या होगा, वाटर टेबल हमेशा ही जिस तरफ जा रहा है यानी ये पानी का वाटर टेबल कम होगा। तो बहते हुए पानी का वाटर टेबल हमेशा ही वाटर लेवल से कम होता है, ठीक है। और अब ये वाटर टेबल जो जो ऊपर जाएगा तो लवण आदि को ऊपर साथ में लेके जाता है, इसी कारण से क्या आती है, सेम की समस्या आती है। और इसी कारण से क्या होता है, अपनी भूमि है वो क्या हो जाती है, लवणीय बन जाती है, ठीक है। इतना याद रखना, वाटर टेबल क्या होता है और वाटर लेवल क्या होता है। इसको क्या बोला जाता है, एक्वाफिर बोला जाता है। जब दो अपने चट्टानों के बीच में जल भर जाता है तो उसको एक्वाफिर बोलते हैं या जलाशय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये इतनी बातें आप याद रखिएगा, वाटर लेवल क्या होता है और वाटर टेबल क्या होता है। सिंपल से दो चीजें हैं, बस इनको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। आपने कह सकते हैं कि वाटर टेबल होता है वो जल की गहराई होता है, जल की गहराई वाटर टेबल होता है। और जल की गहराई किससे मापते हैं बेटा, पीजोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, पीजोमीटर के द्वारा जल की गहराई है वो मापी जाती है, याद रखिएगा। थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात है, मैंने बता दिया है। कारण की बात करें तो शुष्क जलवायु के अंदर मृदाओं का निर्माण होता है, क्षारीय उर्वरकों का निर्माण होता है, पीएच बढ़ जाता है, लवणीय जल से सिंचाई कर देते हैं, सब सोइल के अंदर या अवमृदा के अंदर कठोर परत होना और वाटर टेबल या वाटर लेवल का ऊपर आना, इनके कारण लवणीय मृदाओं का निर्माण है वो हो सकता है, ठीक है। अभी अपने बात करते हैं लवणीय मृदाओं के बाद में क्षारीय मृदाएं बात करते हैं। तो जो क्षारीय मृदाएं होती है, क्षारीय मृदाएं भी कहाँ पर बनती है, शुष्क क्षेत्रों के अंदर बनती है, शुष्क क्षेत्रों के अंदर ये बनती है। क्षारीय जो मृदाएं होती है इनमें यहाँ पर तो क्या बना था, यहाँ पर लवण बने थे, परंतु यहाँ पर क्या हो जाता है, विनिमयशील सोडियम की मात्रा है वो बढ़ जाती है, विनिमयशील सोडियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर विनिमयशील सोडियम की मात्रा ज्यादा होने के कारण अपना जो भौतिक दशा होती है मृदा की वो बहुत ही खराब हो जाती है। और सबसे ज्यादा भौतिक दशा खराब होने के कारण इनमें खेती है वो नहीं की जा सकती, खेती क्षारीय मृदाओं के अंदर अपने नहीं कर सकते, क्योंकि मृदा की बहुत ही ज्यादा अपनी भौतिक दशा है वो खराब हो जाती है, विनिमयशील सोडियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है।
पीएच होता है वो लगभग 8.5 से ज़्यादा हो जाता है। पीएच की बात को होल्ड रखना है, ठीक है। क्षारीय मृदाएं होती है, इनके अंदर अपने इनका रंग कैसा होता है, तो इनका रंग काला होता है, इसीलिए इन्हें काला ऊसर कहा गया। और किसने कहा? हिलगार्ड ने कहा। काला ऊसर किसने कहा गया? हिलगार्ड ने कहा। और इन्हें सोलोनेटस के नाम से भी जानते हैं, सोलोनेटस के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। और ये किसने कहा था? गेद्रोइज ने कहा था। तो क्षारीय मृदाएं होती है वो, कारण तो इसके लगभग दोनों के सेम ही होते हैं। पीएच थोड़ा राइज हो जाता है क्योंकि उसमें सोडियम की विनिमेसिल सोडियम होता है, इसकी मात्रा है वो बढ़ जाती है। उसके बाद में अगर अपने देखें तो नेक्स्ट आता है लवणीय क्षारीय मृदा। कौन सी? लवणीय क्षारीय मृदा, जो कि मिक्स प्रकार की होती है। लवणीय क्षारीय मृदा होती है, उसमें सोडियम की मात्रा भी बढ़ जाती है और लवणों की मात्रा भी बढ़ जाती है। और इनका रंग कैसा हो जाता है? इनका रंग भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? भूरा रंग हो जाता है, इसीलिए इन्हें भूरा ऊसर भी कहते हैं। और भूरा ऊसर किसने कहा था? इसको हिलगार्ड ने कहा था। और इसे सोलो डाई भी कहते हैं, और वो किसने कहा था? गेद्रोइज नामक अपने बाबा ने कहा था। तो लवणीय और क्षारीय मृदाओं का आप यहाँ पर अपने पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अपने थोड़ा सा इनका वर्गीकरण देख लेते हैं। देखिए, वर्गीकरण होता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसी में से क्वेश्चंस है वो बहुत बार पूछे जाते हैं। तीनों की परिभाषा है वो मैं आपको एक साथ ही याद करवा दूंगा, जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे। इस प्रकार से परिभाषा आपको याद कर लेनी है, एक सारणी आपको याद रखनी है बस, और उसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। तो देखिए, सबसे पहले अपने बात करते हैं लवणीय मृदाओं की, जिनको क्या बोला जाता है? सेलाइन सोइल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सेलाइन सोइल बोलते हैं। उसके बाद में जो क्षारीय मृदाएं होती है उनको क्या बोला जाता है? एल्केलाइन बोला जाता है, एल्केलाइन। और उसके बाद में जो लवणीय व क्षारीय मृदाएं होती हैं, लवणीय और क्षारीय मृदाएं, जिनको क्या बोलते हैं? सेलाइन भी बोलते हैं और एल्केलाइन भी बोलते हैं। सेलाइन और एल्केलाइन भी बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर तीनों प्रकार की मृदाओं का अपने अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर अपने देखा जाए तो पहली जो मृदा आती है वो कौन सी होती है? लवणीय मृदा। और इसके अंदर आपको हमेशा याद रखना है, हम बात करते हैं, जब हमने अम्लीय मृदा की बात की थी तो अम्लीय मृदा में बेटा हमने पीएच के आधार पर ही उसका वर्गीकरण कर लिया था सिर्फ और सिर्फ। परंतु लवणीय क्षारीय और जो लवणीय क्षारीय मृदाएं होती है उनका वर्गीकरण अपने कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अपने बात करें, आपसे कोई पूछे कि लवणीय मृदाओं का मापन है वो किस प्रकार से किया जाता है, तो आपका जवाब होगा ईसी के द्वारा, यानी विद्युत चालकता के द्वारा, क्योंकि इसके अंदर एनोड और कैथोड दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपने बात करें विद्युत चालकता की, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता जिसको अपने शॉर्ट फॉर्म में केस में लिखते हैं, इसी के अंदर लिखते हैं, और 25 डिग्री सेल्सियस पर इसकी हमेशा ही गणना की जाती है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हमेशा ही गणना की जाती है। डेसी साइमन प्रति मीटर के अंदर इसको मापा जाता है। विद्युत चालकता हमेशा ही मान कितना रखना चाहिए? विद्युत चालकता का जो मान होता है वो हमेशा ही कितना रखते हैं अपने? 4 डेसी साइमन रखते हैं। कितना? 4 डेसी साइमन रखते हैं। उसके बाद में अगर अपने देखें पीएच की बात करते हैं, देखिए पीएच होता है उसका मान हमेशा ही आपको कितना याद रखना है? 8.5 याद रखना है। उसके बाद में आता है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, यानी विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता, ईएसपी जिसको बोलते हैं, इसका मान हमेशा ही आपको कितना याद रखना है? 15 याद रखना है। और उसके बाद में आता है सोडियम एड्जॉर्प्शन रेशियो, यानी सोडियम अधिशोषण अनुपात। सोडियम एड्जॉर्प्शन रेशियो क्या होता है? SAR के नाम से जाना जाता है, और इसका आपको मान याद रखना है 13। अब अपने लवणीय क्षारीय और लवणीय क्षारीय, पहले कौन सा आएगा? लवणीय, फिर क्षारीय, फिर लवणीय क्षारीय, इतना याद रखना है। फिर आपको याद रखना है विद्युत चालकता 4 डेसी साइमन प्रति मीटर। उसके बाद में आपको पीएच याद रखना है 8.5, ईएसपी आपको याद रखना है 15, और एसएआर आपको याद रखना है 13।
ठीक है, इतना ही मान आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, परिभाषा ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक बिंदु लगाना है, फिर यहाँ पर एक बिंदु लगाना है, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। जो जो मैंने बिंदु लगाए हैं वो क्या होंगे, कम होंगे। जहाँ पर हमने बिंदु लगाया है वो हमेशा ही कम होते हैं, और जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर हमेशा ही क्या होगा, अधिक होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लवणीय भूमियां कौन सी होती है, तो आप कह सकते हैं जिनकी विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन से कम, सॉरी, जिसकी विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन से अधिक, पीएच 8.5 से कम, ईएसपी 15 से कम और एसएआर 13 से कम हो, वो लवणीय मृदाएं कहलाती है। आपसे पूछ ले लवणीय क्षारीय मृदाएं, सारे के सारे अधिक होते हैं तो लवणीय क्षारीय मृदाएं होती है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। सारी चारों बातें आप याद रख लोगे तो आप कोई भी एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन सी लवणीय होती है, कौन सी क्षारीय होती है, कौन सी लवणीय और क्षारीय होती है। अब अपने बात करते हैं इसको सुधारने की विधियों की। लवणीय क्षारीय मृदाओं को सुधारा कैसे जा सकता है, किस प्रकार से अपने इसमें सुधार कार्य है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी बात करें, सभी का मैं एक साथ ही करवा रहा हूं टोटल का। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जो विधियां होती है वो होती है सस्यात्मक विधि। कौन सी, सस्यात्मक विधि। उसके बाद में जो विधि होती है वो होती है भौतिक विधि। भौतिक विधि। और उसके बाद में जो विधियां होती है वो होती है रासायनिक विधि, यानी इनको सुधारने की अलग अलग विधि होती है, उनका बात अपने करेंगे। सबसे पहले संस्थात्मक या कल्चरल के अंदर अगर अपने देखें तो हमें उचित फसल चक्कर अपनाना चाहिए। क्या अपनाना चाहिए, उचित फसल चक्कर अपनाना चाहिए। ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ उत्पादन करने वाली और इसके अंदर जो सहनशील फसलें होती है, लवण को, क्षारीय पीएच को सहन कर ले, उनका प्रयोग अपने को करना चाहिए। फसल चक्कर का अपनाओ। उसके बाद में आप क्या करो, उसके बाद में हरी खाद डालो, हरी खाद की बुआई करो, ग्रीन मैन्योरिंग करो, जैसे कि ढैंचा आप बो सकते हो। और ढैंचा सिसबेनिया रोस्टाराटा, सिसबेनिया एक्यूलाटा का प्रयोग करने पर इसका जो हरी खाद का पीएच होता है वो किस प्रकार का होता है, अम्लीय होता है। और अम्लीय होने के कारण ही क्या हो जाते हैं, पीएच कम हो जाता है। हरी खाद का प्रयोग कर लो। उसके बाद में कल्चरल में अगर अपने देखें तो और कौन सा आता है, अपने प्रेस मड का प्रयोग है वो कर सकते हैं, सॉरी, बेगासेज या मोलासेज का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि गन्ना उद्योग के उप उत्पाद होते हैं। बेगासेज का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में हम फार्म यार्ड मेन्योर का प्रयोग कर सकते हैं। कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ का जब विच्छेदन होगा, क्या होगा, विच्छेदन होगा तो किसका निर्माण होगा, कार्बनिक अम्ल का निर्माण होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब क्या होता है, जीव भूमि में विच्छेदन की क्रिया करते हैं तो शोषण करते हैं, शोषण करते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, और CO2 छोड़ते हैं तो वो जल के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करती है, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड का निर्माण कर लेती है। तो ये सस्यात्मक विधि है जो खेत की प्रक्रियाओं के अंदर अपने क्या कर सकते हैं, हेर फेर करके कुछ एक चीजें हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद में आती है भौतिक विधियां। भौतिक विधियों में सबसे पहले आती है स्क्रैपिंग, यानी खुरचना। क्या होता है, खुरचना। तो ऊपर के जो अपने भूमि पर अपने लवण थे उनको अपने क्या करते हैं, 15 से 30 सेंटीमीटर की परत को अपने क्या कर देते हैं, ऊपर से खुरच देते हैं। स्क्रैपिंग के बाद में अगर अपने देखें तो आती है ट्रेंचिंग, सॉरी, ट्रेंचिंग, या जिसे क्या कहते हैं, खाई खोदना भी कहते हैं, खाई खोदना। तो अब क्या करते हैं, अपने ट्रेंचिंग में खाई खोद देते हैं, खेत में जगह जगह पर खाई खोद दी जाती है। और खाइयों के अंदर क्या होता है, जब भी जल अपने बरसात आती है तो जल है वो इनके अंदर चला जाता है। जैसे ये खेत है, इस खेत के अंदर यहाँ पर खाई खोद दी, यहाँ पर खाई खोद दी, यहाँ पर खोद दी, यहाँ पर खोद दी, तो जल जब भी आएगा, बरसात आएगी तो इन नालियों के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये ट्रेंचिंग मेथड होता है जो कि भौतिक विधि के अंतर्गत आता है। उसके बाद में अपने क्या कर सकते हैं, अपने
लीचिंग करवा सकते हैं, लीचिंग करवा सकते हैं। अब ये लीचिंग होती है, ये इसके अंदर भी बहुत सारी विधियां होती है। जैसे कि अपनी बात करें लीचिंग में, अपने जल को फ्लूडिंग करवा देते हैं, यानी खेत को पूरा भर देते हैं तो फ्लूडिंग मेथड हो जाता है। खेत को पूरा पानी से भर दिया और अब उसके अंदर अपने ट्रैक्टर चला दिया या कुछ भी चला दिया जिससे जल के अंदर लवण है वो घुल जाए और खेत से जल को बाहर निकाल दिया, ये फ्लूडिंग मेथड है। अब उसी टाइम से फ्लूडिंग हो गई तो जल से पानी है वो लवणों को नीचे लेकर जाएगा, ये फ्लूडिंग मेथड हो गया। ठीक है, तो इसे इसी के अंदर ही लीचिंग भी हो जाती है। उसके बाद में अगर अपने देखें तो भौतिक विधियों के अंतर्गत इतने सारे उपाय हैं वो अपनाए जाते हैं। कौन कौन सा? पहले खुरचना, उसको स्क्रैपिंग करना, ट्रेंचिंग यानी खाई खोदना, लीचिंग या फ्लूडिंग। अब आपसे पूछ ले कि सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है, तो सर्वोत्तम विधि लीचिंग होती है। निक्षालन करना लवणों का वो सर्वोत्तम विधि है। या खेत में फ्लूडिंग कर देते हैं, या खेत में से जल लवणों को घोलकर बाहर निकाल देते हैं, ये सारी की सारी विधियां हैं वो लवणीय क्षारीय मिट्टियों को सुधार सकती है। लवणों को घोलकर बाहर निकालना है तो बाहर निकाल देते हैं पानी के द्वारा फ्लूडिंग करके। ये सारी विधियां होती है वो भौतिक के अंतर्गत आती है। अब आती है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में एक नंबर आती है जिप्सम। अब जिप्सम होता है, इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब जिप्सम होता है, इसको इसके अंदर सल्फेट पाया जाता है। तो लवणीय जो भूमियां थी हमने पढ़ा था सल्फेट होता है उसके अंदर भी, तो कभी भी जिप्सम को लवणीय भूमियों के अंदर प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए। परंतु किसके अंदर उपयोगी है? ये क्षारीय भूमियों के अंदर उपयोगी है। 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने को डालना चाहिए। तो ये अपनी भूमियां हैं वो इससे क्या कर सकते हैं? अपने उपचारित कर सकते हैं और पीएच है वो कम कर सकते हैं। उसके बाद में 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर अपने आयरन पायराइट का प्रयोग भी कर सकते हैं। आयरन पायराइट, तो आयरन पायराइट होता है, इसका सूत्र क्या होता है बेटा? FeS2 होता है। आयरन पायराइट में आयरन होता है वो कितना पाया जाता है? 22% तक होता है। आयरन पायराइट का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो जब ऑक्सीकरण होता है इससे तो ये अम्ल का निर्माण करता है, और अगर अम्ल का निर्माण होगा तो अपने को वही चाहिए, पीएच क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने प्रयोग करते हैं। 3 नंबर अपने H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड का भी प्रयोग किया जा सकता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का भी प्रयोग करके अपनी भूमि को क्या कर सकते हैं? उपचारित कर सकते हैं। क्षारीय लवणीय भूमियों को उपचार करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्षारीय भूमियों में ज्यादातर इसका प्रयोग है वो किया जाता है। उसके बाद में अगर अपने आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो देखिए, हमने फसल चक्र पढ़ा था। फसल चक्र में अपनी कौन सी फसलों को शामिल करना चाहिए, तो जो सबसे ज्यादा सहनशील होती है। तो सबसे पहले अगर अपने फसल की बात करें तो फसल में सबसे ज्यादा सहनशील कौन सी होती है? जो होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर अपने फल में बात करें तो सबसे ज्यादा सहनशील कौन होता है? खजूर होता है। और अगर आप सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में सर्वाधिक सहनशील होती है वो कौन सी होती है? चुकंदर होती है। चुकंदर होती है। और जो ग्वार होता है वो बहुत ही संवेदनशील होता है। ठीक है, बाजरा भी संवेदनशील के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि लवणीय और क्षारीय मृदाओं का सुधार है वो किया जा सकता है। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है और अच्छे से इसको पढ़ना है। हमने पढ़ा लवणीय और क्षारीय मृदाओं का प्रबंध कैसे करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे। चैनल को अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।